नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिश गुप्ता और आज हम बात करेंगे इंडियन बजट 2023 के बारे में। 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण ने इंडियन बजट पेश किया और उन्होंने बताया कि ये है अमृतकाल का पहला बजट। फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अमृतकाल उसे कहा जाता है जब मान लो आम जनता के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हो, स्वर्ग ही धरती पर आ गया हो। लेकिन अभी हम वैदिक समय में नहीं जी रहे हैं, अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो सरकार ने अपनी अलग ही डेफिनेशन निकाली है अमृतकाल की। इन्होंने कहा है कि 2023 से लेकर 2047 के समय के बीच को अमृतकाल कहा जाएगा। 2047 जब हमारी आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बेसिकली देखा जाए तो यह एक कॉमन टेक्टिक है जनता को सपने दिखाने की। जैसे 2014 में अच्छे दिन आएंगे, 2019 में न्यू इंडिया 2022 ऐसे सपने दिखाए थे और अब आ गया है अमृतकाल। पर हाँ, ये अमृतकाल का पहला बजट था। आइए देखते हैं दोस्तों इस बजट के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, आम जनता को क्या मिलेगा। शुरू करते हैं इस इंडियन बजट के सबसे बड़े मेन फोकस एरिया पर, जो कि है कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग क्या होता है दोस्तों कि सरकार अपना पैसा खर्च करती है लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए, जैसे सड़कें, रेलवे, पोर्ट, फिर उसके अलावा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए अपना पैसा खर्च करती है। इसमें इस बार सरकार ने सबसे ज्यादा 33% ऑफ द मनी जो है सरकार ने इसमें लगाया है। ये है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए। अगर इसको परसेंट ऑफ द जीडीपी में देखा जाए तो वो है लगभग 3% ऑफ द जीडीपी। इसके पीछे का कारण फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। बड़ी बेसिक सी बात है दोस्तों, जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी ज्यादा सुविधाएं होगी, उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। वैसे भी अपोजिशन का हमेशा बीजेपी सरकार के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्रिटिसिज्म रहा ही है। कोविड-19 से लेकर अभी तक में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 7.4% था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा था। इसके बाद से लेकर अब तक में हालात और भी खराब ही हुए हैं। अभी लास्ट 12 मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7.4% है। इसको कम करने के लिए सरकार ने एक तरफ तो बताया है कि वो कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाएगी और दूसरी तरफ बोला है कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको कम करेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि लास्ट आप अगर देखो अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2022 का, तो वो था लगभग 1.8 लाख करोड़। इसको कम किया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो हो रहा है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर खरीदने में, इसके अलावा ट्रेडिंग में, इसके अलावा अलग अलग केमिकल्स, एनर्जी और केमिकल फर्टिलाइजर्स को खरीदने में और अलग अलग फार्मा बैकग्राउंड में भी इसको कम किया जाएगा। चले तो देखते हैं दोस्तों इंडियन बजट के दूसरे बड़े सबसे बड़े फोकस एरिया पर, वो है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है दोस्तों? सरकार के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस, यानी कि जो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है और जो पैसा कमा रही है उसके बीच का डिफरेंस। यहाँ पर डेफिसिट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सरकार जितना पैसा कमा रही है वो उतना नहीं है जितना कि वो खर्च कर रही है, यानी कि खर्चा ज्यादा भी है और कम भी है। ये हमें बाद में डेटा देखने के बाद पता चलेगा। कोविड-19 के टाइम फिस्कल डिफिसिट सबसे ज्यादा देखने को मिला था, वो था 9.3% ऑफ द जीडीपी। इसको कम करने के लिए सरकार ने इस बार बड़े ठोस कदम उठाए हैं। सरकार का मानना है कि इस बार जो हम फिस्कल डिफिसिट होगा उसका टारगेट 4.5% रखेंगे। लेकिन आप ही देखिए कि लास्ट ईयर जो फिस्कल डिफिसिट था वो 5.9% था। 5.9% से सरकार 4.5% टारगेट कर रही है, तो इसको कैसे टारगेट करेगी सकता है आपको दोस्तों? फिस्कल डिफिसिट को कम कैसे किया जाएगा? फिस्कल डिफिसिट को कम करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार अपने खर्चे कम करेगी और अपनी कमाई बढ़ाएगी। कमाई बढ़ाने के लिए सरकार को करना पड़ेगा टैक्स ज्यादा, यानी कि कहीं बहुत सारी जगहों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और कहीं बहुत सारी जगहों पर स्कीम्स में जो सब्सिडीज है उसको कम किया जाएगा। या यही चीज इस साल के बजट में देखने को मिली। फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम में इस बार सबसे ज्यादा सब्सिडी काटी गई है, वो है लगभग 28%। लास्ट ईयर जो 5.2 लाख करोड़ खर्च किए गए थे, इस बार सरकार 2.8 लाख करोड़ ही इसमें खर्च करेगी।
ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज है और ऐसी स्कीम्स है जहां पर सरकार ने पैसे काटे हैं। जैसे मनरेगा स्कीम में, जो कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली सबसे बड़ी स्कीम है, उसमें सरकार ने पैसे काटे हैं। लगभग हर साल जो लास्ट बजट में 89,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए थे, उसको कम करके इस बार सरकार इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर। ये पिछले 5 साल का सबसे कम अमाउंट है। अगर इसको परसेंटेज ऑफ द जीडीपी में देखा जाए तो यहाँ 1.3% ऑफ द जीडीपी है इस साल का। लेकिन इसको देखने के बाद अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है बीजेपी सरकार को कि इससे एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ सकती है। इसके बाद अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो स्टार्टअप्स में इस बार सरकार ने बात की है नेशनल डेटा गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। इसके बाद निर्मला सीतारमन ने इस इंडियन बजट में सबसे मेन 7 प्रायोरिटीज बताई है। उसमें सबसे पहले आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब होता है दोस्तों, मतलब सभी को साथ लेकर एक साथ आगे बढ़ना। ये जिसमें बच्चे, बूढ़े, युवा, औरतें, SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, अंडर प्रिविलेज सेक्शन, सभी को साथ लेकर चलना, यानी कि सबका साथ सबका विकास। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए सरकार ने इस बार 25,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर है, उसमें एक कटौती देखने को मिली है। पिछले साल जो 3,437 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे, वो अब सिर्फ 1,429 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को और भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया गया है और उनमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट 95% सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली है। इसी को चलते ट्राइबल एरियाज में नए नए स्कूल्स और अलॉट किए गए हैं, जहां पर 7.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे। इनका टारगेट है कि सिकल सेल एनीमिया नाम की डिजीज को जड़ से हटा देना। इसके लिए चलते गवर्नमेंट लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करेगी जो कि ट्राइबल अफेक्टेड एरिया में इसमें रहते हैं। इसके अलावा जो फूड और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एरिया में भी सरकार ने इस बार बहुत सारी स्कीम्स में और सब्सिडीज में पैसा कट किया है। इसके अलावा फूड जो सब्सिडीज है, उसमें लगभग सरकार ने इस बार 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है और खर्च करेगी इस इंडियन बजट में, और यही लगभग 90,000 करोड़ रुपए सरकार बचा। ये कटौती कम करने के लिए सरकार की जो PMGKAY योजना थी, गरीब कल्याण अन्न योजना, उस योजना में सरकार ने अपने पैसे कम कर दिए हैं और इस स्कीम को बंद कर दिया है। एक्चुअली इस स्कीम में सरकार पहले जो 5 किलो एक्स्ट्रा गेहूं देती थी कोविड के टाइम भी और उसके बाद भी, उस स्कीम को बंद करके अभी इसके पैसे कहीं दूसरी स्कीम में अलोकेट किए हैं, जो कि है नेशनल फूड सिक्योरिटी। एक्चुअली इसमें पहले जो 2 रुपए पर किलो और 3 रुपए पर किलो के हिसाब से गेहूं और चावल दिए जाते थे, वो अब इस स्कीम के अकॉर्डिंग फ्री में दिए जाएंगे। फूड के अलावा अगर हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन में भी इस बार एलोकेशन ज़्यादा हुआ है इंडियन बजट में, लेकिन पिछले साल की कंपैरिजन में कम हुआ है। अगर हेल्थ की बात करें तो जो पिछले साल 2.58% था, वो इस बार कम करके 2.54% कर दिया है, और वहीं एजुकेशन में जो लास्ट ईयर 2.20% था, वो इस बार कम करके 1.98% ऑफ द GDP कर दिया है। लेकिन कुछ एरिया में सरकार ने अभी अपना खर्चा बढ़ाया है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट में सरकार इस बार 24% ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री है और अलग अलग आर्मीज जो है, उसमें सरकार अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है, वो है लगभग 13% ज़्यादा। यानी कि लास्ट ईयर जो 5.85 लाख करोड़ था, वो बढ़ाकर इस बार 5.95 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा रेलवे में इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट पेश हुआ है। इसमें सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी, जो कि होगा लगभग टोटल 2.4 लाख करोड़। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस बार रेलवे लाइन जो कंस्ट्रक्ट करेगी उसका रेट होगा 16 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, पिछले साल के 12 किलोमीटर पर डे के कंपैरिजन में। इसके अलावा इंडियन रेलवे हाइड्रोजन पर चलने वाली नई ट्रेन भी इंट्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा 3 और नई फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी, जहां पर वंदे मातरम ट्रेन निर्माण होगी।
मोदी का सपना है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो कंट्री बन जाए। इसके चलते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके चलते सरकार लगभग 19,700 करोड़ रुपए खर्च करेगी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें से 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा। एक पीएम प्रणाम योजना भी लॉन्च की गई इस बार, जिसमें ग्रीन फर्टिलाइजर्स और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई है, जैसे मिस्टी स्कीम के अकॉर्डिंग अंदर जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैंग्रोव ट्रीज लगाए जाएंगे बीच एरियाज पर, कोस्टल एरियाज में। ये मैंग्रोव ट्रीज एक्चुअली इनका सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि ये बीच इरोजन को रोकते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकते हैं और कम से भी कम सॉइल इरोजन को रोकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैंग्रोव ट्रीज। गवर्नमेंट ने इस बार भारतीय प्राकृतिक बायो इनपुट रिसोर्सेज भी बनाए हैं, जिसके अंडर सरकार लगभग माइक्रो फर्टिलाइजर्स के यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक बताएगी कि माइक्रो फर्टिलाइजर्स को कितने हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। कुछ कमोडिटीज जिनमें खर्चे बढ़ाए जाएंगे, जैसे सिगरेट, इसमें लगभग 16% तक कमोडिटीज बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो रबड़ से बनने वाले जितने भी टायर्स है और रबड़ से बनने वाली जितनी भी चीज़ें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, 10% से बढ़ाकर 25% तक की जाएगी। किचन में यूज़ होने वाली जो चिमनी है, इलेक्ट्रिक चिमनी, उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के बजट में लगभग डबल सब्सिडी बढ़ाई गई है, जो कि 7.5% से लेकर 15% तक बढ़ा। इसके अलावा गोल्ड बार से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जितनी भी ज्वेलरीज है, इनके ऊपर भी इंपोर्टेड कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा टीवी, माइक्रोफोन और मोबाइल्स, इनमें यूज़ होने वाली जितनी भी माइक्रो चिप्स हैं और अलग अलग मेटल से बने हुए इक्विपमेंट्स हैं, इनमें कस्टम ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। और अब बात करते हैं सबसे मेन एरिया पर, जो कि है मिडिल क्लास वाले लोग जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है टैक्स रेजिमे। ओल्ड टैक्स रेजिमे और न्यू टैक्स रेजिमे। हमारे मन में यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा टैक्स रेजिमे फॉलो करें। इस फिस्कल ईयर 2023-24 में सरकार का मानना है कि वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 12% ज़्यादा टैक्स वसूल करेगी। लगभग 23.86 लाख करोड़ रुपए सरकार वसूल करेगी पिछले साल के 20.5 लाख करोड़ रुपए के कंपैरिजन। और अब हम यहाँ बात करते हैं टैक्स रेजिमे के बारे में कि न्यू टैक्स रेजिमे फॉलो करें या ओल्ड टैक्स रेजिमे। न्यू टैक्स रेजिमे के बारे में बात करें तो न्यू टैक्स रेजिमे में क्या होता है कि सरकार ने 2 अलग अलग अट्रैक्टिव चीज़ें इस बार निकाली है ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रेजिमे को फॉलो करे। एक्चुअली न्यू टैक्स रेजिमे आया था 1 अप्रैल 2020 को 115 BAC इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें ये बोला गया था कि आप चाहो तो अभी ओल्ड टैक्स रेजिमे भी फॉलो कर सकते हो और न्यू टैक्स रेजिमे भी फॉलो कर सकते हो। ये एक्चुअली टैक्स को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए और भी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। टैक्स रेजिमे में देखा जाए तो सबसे पहली चीज जो सरकार ने करी है वो है रिबेट लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया है। मतलब अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख या 5 लाख से 7 लाख या मैक्सिमम 7 लाख तक है तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट उस पर या किसी भी तरह का टैक्स जो है आपको पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। 3 लाख से 5 लाख का अलग, 5 लाख से 8 लाख का अलग और सो एंड सो। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है कि लोग अपना टैक्स बचाने के लिए जो इनकम है वो अपनी 7 लाख से कम दिखाएं, यानी कि अपना हाउस अलाउंस, LIC और अलग अलग सब्सिडीज़ में अलग अलग जगह पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा हेरा फेरी करें ताकि 7 लाख रुपए से हमारी इनकम कम दिखे और हमें टैक्स कम या पे ही ना करना पड़े। मस्त प्लान है। को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने बताया है कि वो इस बार 50,000 रुपए तक की डिडक्शन लिमिट भी देगी। लेकिन वो डिडक्शन लिमिट पिछले ओल्ड टैक्स रेजिमे से अभी भी कम है। यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिमे में आप जब पैसा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में आप दिखा सकते थे कि यहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये अभी जो 50,000 की डिडक्शन लिमिट है ये न्यू की, ये अभी भी ओल्ड से कम है। तो सजेशन यही रहेगा कि आप अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिमे में ही रहें।
ओवरऑल दोस्तों इस बजट को देखा जाए तो सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए बहुत अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन इसके कितनी जॉब क्रिएशन होगी, कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने गरीबी कम होगी, ये तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपका क्या विचार है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और आपके पास ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और ऐसी ही वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसके लिए आप इस बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।